डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों, आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं, साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी सफल किसान से भी। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान से। हमारे देश के किसान सदियों से खेती के साथ साथ पशुपालन करते आ रहे हैं और अब ये पशुपालन व्यवसाय बहुत ही तेज़ी से फल फूल रहा है। ख़ास तौर पर डेयरी व्यवसाय की बात की जाए तो भारत दुनिया में बहुत ही अच्छे स्थान पर है, यहाँ तक कि अव्वल स्थान पर है। ख़ास तौर पर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो भारत सिरमौर है। आइए विस्तार से जानते हैं कि डेयरी व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें। बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सकें। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है।
अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराएंगे जो आपकी खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने हाल ही में धान की 9 नई किस्में लॉन्च की हैं, जिनमें कई खास विशेषताएं हैं। इन नई किस्मों को खास तौर पर हमारे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इनमें से कुछ किस्में कम समय में पकने वाली हैं, जिससे किसान एक ही मौसम में अधिक फसलें ले सकते हैं। इसके अलावा ये किस्में कीटों और बीमारियों के प्रति भी अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जिससे फसल का नुकसान कम होता है और उपज बेहतर होती है। धान की इन नई किस्मों में से कुछ किस्में सूखे और बाढ़ जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इससे उन क्षेत्रों के किसानों को फायदा होगा जहां मौसम की अनिश्चितताओं के कारण फसलें प्रभावित होती हैं। इन नई किस्मों की एक और खासियत है कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिससे किसान न केवल अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इससे बाजार में फसल की मांग और मूल्य में भी वृद्धि हो सकती है। किसान भाइयों और बहनों, इन नई किस्मों का उपयोग कर आप अपनी खेती को अधिक लाभदायक बना सकते हैं। IARI द्वारा विकसित इन किस्मों का लाभ उठाएं और अपनी फसलों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा।
यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। अब बारी है हमारे आज के सफल किसान से मिलने की, तो आइए देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा के एक ऐसे सफल किसान से जिन्हें हम प्रगतिशील किसान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खेती के ऐसे तरीके को अपना रहे हैं जिससे न सिर्फ इनका मुनाफा हो रहा है बल्कि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है। और खेती की ये पद्धति है जैविक खेती। अमरीक सिंह ने जैविक खेती को अपनाया और इसमें इन्हें किस तरह से सफलता मिली, आइए इन्हें से मिलकर जानते हैं। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक है अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता न मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। KVK के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक KVK के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया। डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया। अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया। इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं। KVK से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है।
के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे ICAR द्वारा लॉन्च की गई मक्का की 6 नई किस्मों के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने हाल ही में मक्का की 6 नई किस्मों को लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। इन नई किस्मों का उद्देश्य मक्का की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और किसानों को बेहतर फसल की गुणवत्ता प्रदान करना है। इन किस्मों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। उच्च उत्पादकता। नई किस्में बेहतर उपज देने में सक्षम हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ हो सकता है। जलवायु अनुकूलता। ये किस्में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मक्का की खेती को बढ़ावा मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता। नई किस्में प्रमुख फसली रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधक हैं, जिससे फसल की सुरक्षा बेहतर होगी। पोषण संबंधी गुण। इन किस्मों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, जो फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। कम समय में परिपक्वता। इन किस्मों की परिपक्वता का समय कम है, जिससे किसानों को जल्दी फसल प्राप्त होती है। आर्थिक लाभ। उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता के कारण किसानों को आर्थिक लाभ होगा। ICAR द्वारा पेश की गई ये नई किस्में मक्का की खेती में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं और किसानों की जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए ICAR को धन्यवाद। यह थी ICAR द्वारा लॉन्च की गई मक्का की 6 नई किस्में की ताज़ा जानकारी। कृपया खेती से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश और असम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों के किसान इस समय सरसों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां अभी सोयाबीन की कटाई करें। इसके अलावा इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली जैसी गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस मौसम में धान को रोगों से बचाएं। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों के किसान सब्जियों के बीज बोने के बाद क्यारियों को पराली, केले के पत्ते या सूखी घास से ढक दें और अंकुर दिखाई देने पर उन्हें हटा दें। यहीं इस समय गन्ने को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्ने की पत्तियों को बांध दें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही उड़द और अरहर में फूल आने के दौरान निराई गुड़ाई करें। वहीं असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में रब्बी मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहीं इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की बुवाई या रोपाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस समय केले के बागों को खरपतवार मुक्त रखें और पानी जमा न होने दें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान के खेतों में 5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे जल स्तर बनाए रखें। यही इस समय बहुत कम अवधि वाली साली धान की किस्मों के अंकुरित बीजों की सीधी बुवाई पूरी करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही शेड नेट या पॉली हाउस में फूल गोभी और ब्रोकली की मध्य मौसमी किस्मों की नर्सरी लगाते रहे। इसके साथ ही यहां इस समय अगेती मूली की किस्मों की बुवाई भी जारी रखें। बराक घाटी इलाके में जो किसान बाढ़ के कारण नर्सरी में पौधे नहीं लगा पाए हैं, वे सितंबर के मध्य तक बहुत कम अवधि वाली साली धान की किस्मों के अंकुरित बीजों की सीधी बुवाई करें। इसके साथ ही यहां साली धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। बराक घाटी इलाके में ही शरद ऋतु के दौरान सुपारी के बीजों की बुवाई जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में मूंग और उड़द की बुवाई के अलावा मूली, फूल गोभी, गांठ गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाते रहें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहां तिल की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया।
भारत सरकार की प्राथमिकताओं में किसान सबसे ऊपर आते हैं और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजना किसानों की समस्या का एक तरफ समाधान निकालते हैं तो वहीं उनके लिए कृषि को और भी आसान बना देते हैं। आइए जानते हैं किसानों के लिए चलाई जा रही ऐसी ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में। हर महिला और उनका परिवार रहे हमेशा खुशहाल। बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता है उसका मूल आधार। जब मिलेगा सबको सही पोषण, तब होगी तरक्की और जीवन रोशन। डे NRLM के अंतर्गत इस लक्ष्य को जमीन तक पहुंचा रही है पोषण सखी। पोषण सखी के लगातार प्रयास गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के जीवन को स्वस्थ बनाने एवं पोषण सुधारने में कारगर सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पे जो भी चर्चाएं होती है उसे मैं दीदी लोगों के बीच बताती हूँ, जिससे कि दीदी लोगों में व्यापक असर पड़ता है और वो व्यवहार में अपनाने लगती हैं। महिलाओं में सरकारी सेवाओं की मांग बढ़ाना, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी, व्यवहार परिवर्तन, किशोरियों के बीच जागरूकता, मासिक धर्म स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, शौचालय का प्रयोग और हाथों को साफ रखना। पोषण सखी के माध्यम से ऐसे कई विषयों पर प्रभावी रूप से बल दिया जा रहा है और इन सभी कार्यक्रमों का लाभ गाँव में महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुँचे और व्यवहार परिवर्तन हो, इस बात को पोषण सखी के साथ सुनिश्चित करता है ग्राम संगठन द्वारा गठित स्वास्थ्य उप समिति। स्वास्थ्य उप समिति 5 स्तरों पर ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। पहला स्तर पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर मासिक चर्चा का आयोजन। दूसरा स्तर ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा घरों का दौरा, मुख्य तौर पर गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष आयु तक के बच्चों के घर। तीसरा स्तर सामुदायिक पोषण ड्राइव के तहत वीडियो शो और रैलीज। चौथा स्तर महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लिए प्रोत्साहन। 5वां स्तर घरेलू खाद्य विविधता में सुधार के लिए गतिविधियाँ। मैं जब तीसरी तिमाही की गर्भवती दीदी के घर गई तो मैंने उनको सलाह दिया कि दीदी आप 10 में से कम 5 खाद्य समूह प्रत्येक दिन खाइए, जिससे आपका जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो। अपने प्रयासों द्वारा पोषण सखी एक बेहतर, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त समाज से नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। स्वच्छता में कायम हो रही है नई मिसाल, स्वास्थ्य में बेहतरी हो रही है बेमिसाल, सशक्तिकरण से चेहरे हो रहे हैं खुशहाल। कृषि कार्यों के दौरान किसानों को कई बार पूंजी की आवश्यकता हो जाती है, जो कि बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। KCC किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, आइए जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं।
जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार या फिर सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। DD किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।